Hello students, this is Virender, teacher of English and I welcome you all to the channels Finisher CS and IT। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद में हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आई होप कि दिस टाइम वी विल बी रेगुलर और क्लासेस को बिल्कुल रेगुलर लेके चलेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिनकी वजह से हम क्लासेस को रेगुलर नहीं कर पाए, बट अभी सारे के सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई हैं, सब ठीक हो गया है। तो अभी क्लासेस को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आई होप के ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रही है बीच में, क्योंकि क्लासेस नहीं हो पाई तो एक जो टेम्पो जो एक रिदम बन के चलती है वो टेम्पो एक रिदम टूट जाता है और दिक्कतें आती हैं। बट नो वरी, हम चीज़ों को अभी अच्छे से और बढ़िया तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हमने वहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के बारे में हमारा नाउन वाला टॉपिक चल रहा था, तो हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ा था, कॉमन नाउन को पढ़ा था। आज हम इन दोनों की बीच में देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम्स आते हैं, दोनों को लेकर के क्या क्या कंफ्यूजन रहते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, तो वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अब हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि भाई जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, उस प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। हमने पढ़ा था आर्टिकल हम इसमें यूज नहीं करते, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और कॉमन नाउन में क्या पढ़ा था हमने? कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था कि जब कभी भी कोई कॉमन नाउन लिखा जाता है, जैसे हमने बुक लिख दिया, कॉमन नाउन कोई भी लिखा, तो उस कॉमन नाउन से पहले हम यहाँ पर कोई ना कोई आर्टिकल या हम कह सकते हैं कोई ना कोई हम डिटरमिनर यूज करते ही करते हैं। तो ये हमने समझा था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्या समझा था, देखिए हमने देखा था कि जो प्रॉपर नाउन होता है, जो अपने आप में नेम ऑफ अ पर्टिकुलर होता है, उस प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ये पॉइंट हमने समझा था। दूसरा पॉइंट, जब हमने कॉमन नाउन पढ़ा था तो कॉमन नाउन में हमने समझा था कि भाई कॉमन नाउन को जब हम लिखेंगे तो उस कॉमन नाउन से पहले हम कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई डिटरमिनर हम यूज करते ही करते हैं। दिस इज अ फिक्स्ड रूल, ये एक फिक्स्ड रूल है। क्यों, वो सारी चीजें आपको बताता चलूंगा, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस आएंगे तो सारी चीजें बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, क्यों होता है, कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, सब कुछ, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई कोई भी कॉमन नाउन आता है तो उससे पहले हम डिटरमिनर यूज करते हैं, और कोई भी प्रॉपर नाउन आता है तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करते। लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जहां पर प्रॉपर नाउन को ट्रीट किया जाता है एज अ कॉमन नाउन। क्या बोला मैंने? जहां पर प्रॉपर नाउन को ट्रीट किया जाता है एज अ कॉमन नाउन, तो वहां पर उस प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, कर सकते हैं। वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो कैसे बनेगा तो ये आप समझिएगा। जैसे जैसे एक मेरा फ्रेंड है और या कोई भी एक नेम है रमन, रमन इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो रमन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन अब देखिए मैं कैसे आपको बताता हूं कि हम रमन से पहले कैसे हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। वो तब कर सकते हैं जब हम इस रमन को एज ए कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब कॉमन नाउन कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है और उस क्लास में हमारे पास में 200 के करीब स्टूडेंट हैं, ठीक है भाई। उन 200 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों के नाम है रमन, ठीक है, रमन, रमन, यानी कि कई सारे बच्चों के नाम रमन हैं। अब वहां पर जो रमन रमन जो हुआ, तो ये तो रमन रमन तो जो यूज होने लग गया तो कॉमन हो गया, फिर तो कॉमन यूज होने लग गया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या समझाया कि यहाँ पर अब ये रमन जो है वो कॉमन बन गया है, क्योंकि उस 200 बच्चों की क्लास में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम रमन है। तो इन दिस वे ये रमन क्या बन गया? ये रमन बन गया हमारा कॉमन नाउन। अब हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको देखिए।
देखिए, द टीचर punished a Raman। द टीचर punished a Raman। तो सेंटेंस क्या बना? द टीचर punished a Raman। अब यहां पर ये लिखना बिल्कुल सही होगा। सही क्यों होगा? अब देखो क्या बताया था, प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन अब इस प्रॉपर नाउन को हमने कैसे यूज कर लिया? कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिया। तो कॉमन नाउन की तरह यूज करा तो फिर हमने कॉमन नाउन से पहले तो कुछ ना कुछ आर्टिकल डिटरमिनर लगाना ही होता है। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स द राइट, ये बिल्कुल सही बन जाता है। तो आप लिख सकते हैं अपनी तरीके से, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि जब भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वहां पर जो हमने बताया था कि आर्टिकल कुछ यूज नहीं होता, तो जब उसको कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो उससे पहले हम कोई डिटरमिनर या कोई भी हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, वो यूज होता है और वो गलत नहीं होगा। तो इस बात को हमें समझना है। कभी कभार हो सकता है ना, पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे सेंटेंस आ जाए उसमें रमन को अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए कि बताइए रमन का नाउन कौन सा है। तो वहां पर आपने ये नहीं देखना कि अरे नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, तो ये तो भैया प्रॉपर नाउन हो गया। तो नहीं, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। ये चीज हमें समझनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत आसान है, इजी है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो ये बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए नेक्स्ट हम नाउन को पढ़ते हैं जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो ये कंसेप्ट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और आगे हम अपनी क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से रेगुलर लेके चलेंगे। सारी चीजों को अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हर एक टेंशन का सॉल्यूशन करेंगे हम और चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, और दैट इज द मटेरियल नाउन। ठीक है, दैट इज द मटेरियल नाउन। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन में होता क्या है एक्चुअली? तो व्हाट इज अ मटेरियल नाउन? देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, ये क्या होता है, ये नेम ऑफ मेटल होती है। ठीक है, ये एक मेटल का नाम होता है, नेम ऑफ मेटल। नंबर 2 पॉइंट में क्या बनाया जा सकता है, इससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? जैसे आयरन से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, भाई गोल्ड से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ऐसे इनका प्रोडक्ट्स बनाने में हम इनका यूज करते हैं। यहां तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं जितने भी होते हैं, उनको क्या माना जाता है? उनको अनकाउंटेबल। क्या माना जाता है भाई? उनको अनकाउंटेबल माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन उनको माना जाता है, और इसी वजह से, अनकाउंटेबल होने की वजह से, इससे पहले हम ए और एन को यूज नहीं करते। यही बात थी इसमें समझने की, और इसमें इससे ज्यादा समझने का कुछ भी नहीं है मटेरियल नाउन के अंदर। क्या मटेरियल नाउन में हमने क्या समझा? मटेरियल नाउन में हमने समझा भाई कि जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन नेम ऑफ मेटल होता है, बात क्लियर हो गई। इससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक जो भी है, इस तरह से उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मटेरियल नाउन का क्या है कि हम इसको अनकाउंटेबल नाउन में मानते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल हो गए तो इसकी वजह से उनसे पहले हम ए और एन को या आर्टिकल को हम इनको यूज नहीं करते, नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जब अनकाउंटेबल है तो उससे पहले हम इनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको तो काउंटिंग वर्ड या काउंटिंग में इनको यूज करते हैं, तो काउंटिंग वर्ड हम कह सकते हैं, इनको काउंटिंग वर्ड माना जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट था, बहुत इजी, बहुत आसान, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो अगले पॉइंट को देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे। देखिए फिर क्या पढ़ेंगे हम, हमारा बचेगा, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, और फिर हमारा बचता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या है ये हमारा?
ये हमारा है कलेक्टिव नाउन। तो हम कलेक्टिव नाउन को पढ़ने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कलेक्टिव नाउन को हम देखते हैं। लेट्स सी के क्या है कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए एक तो क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन, कलेक्शन होता है ये, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, ये हम कह सकते हैं नेम ऑफ द कलेक्शन। और कलेक्शन भी किसका, ऑफ सेम थिंग, ऑफ सेम थिंग, ठीक है। सेकेंड में हम इसे क्या कह सकते हैं, इनका जो पर्पस होता है, इनका जो पर्पस होता है वो बिल्कुल सेम पर्पस होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट में समझने हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका होता है, नेम ऑफ द कलेक्शन, ये एक नेम ऑफ द कलेक्शन होता है, चीजों का अलग अलग कलेक्शन होता है, उसके नाम को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। और वो नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, ठीक है। और उन जो चीज होंगी उनका क्या पर्पस होगा, उनका पर्पस बिल्कुल सेम पर्पस होगा, तो वो सेम पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, बताइए मुझे, सोचिए क्या होता है, ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो इस बात को हमने समझना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो हमने इस बात को समझना है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वही है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आज इसको समझने वाले हैं। रियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये क्या कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है या ये प्लूरल होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स बताइए क्या क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज किया गया है, उस जो सेंटेंस है उसको यूज कैसे किया है, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे है, वो होता है कलेक्शन, सॉरी उससे पता चलता है कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे जैसे ये एक क्लास है, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, दो बच्चे बैठे हुए हैं, तीन बच्चे बैठे हुए हैं, चार हैं, पांच हैं, छह, बस यानी कि इन बच्चों को, अलग अलग बच्चों को मिला करके एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम क्या बन गया, क्लास बन गया। तो क्लास क्या है, क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब ये कैसे फंक्शन करेगा, कैसे ये काम करेगा, ये कैसे सिंगुलर बनता है और कैसे प्लूरल बनता है, तो इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अब अगर हम इस पूरी की पूरी क्लास की बात करते हैं, यानी कि इस पूरी की पूरी एक क्लास की हम बात करते हैं, तो वो सिंगुलर बनता है, तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। अगर हम इस पूरी की पूरी एक क्लास की हम बात करते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहां पर अलग अलग एक एक की बात करने लग जाएं, अलग अलग एक एक स्टूडेंट की बात करने लग जाएं, या ये अपने किसी ऐसी चीज की वजह से डिवाइड हो जाएं, तो फिर ये अगर अलग अलग की हम बात करेंगे तो फिर ये प्लूरल की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, फिर ये प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर के क्लास बनी है। तो जब सबके अलग अलग हम बात करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तो वो चीज में कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उससे हम चीजों को बड़ी आसानी से और इजीली हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, यहां तक की बात आई थिंक आपको समझ में आई, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मैंने लिखा द फर्स्ट एग्जांपल, द jury is are divided by its या their opinion, I must say their opinions। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा मैंने, द jury is या आर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, डिवाइडेड बाय इट्स या देयर
ओपिनियंस, तो क्या आना चाहिए मुझे बताइए आप। ये है फर्स्ट सेंटेंस, द जूरी इज आर डिवाइडेड बाय इट्स या देयर ओपिनियंस। अब मुझे बताइए क्या आना चाहिए, लगाइए दिमाग, और जो मैंने कंसेप्ट समझाते हुए आपको समझाया उसका यूज करके बताइए कि क्या सही आंसर हो सकता है। अब आप क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ये कहानी शुरू होनी है, कैसे आप सोचते हैं और कैसे चीजों को सोल्व करते हैं। देखिए फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। ये कोई एक ग्रुप है जूरीज का, जिसके अंदर ये जजेस बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो जजेस बैठे हुए हैं वो जजेस की बात हो रही है, और इन जजेस को मिलाकर के बन गई जूरी। अब यहाँ पर सेंटेंस बना, द जूरी इज या आर डिवाइडेड बाय इट्स या देयर ओपिनियंस। इसका आंसर हमें देना है। अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं पूरी की पूरी इस ग्रुप की, इस पूरे जूरी की बात करते हैं, तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उनके ओपिनियंस की, तो जो ओपिनियन होंगे वो सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे ना भाई। ओपिनियंस तो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबके ओपिनियन अलग अलग होंगे। तो जैसे जैसे ओपिनियंस इनके अलग अलग होंगे तो फिर इसको एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर बात चल रही है ओपिनियंस की, तो सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स प्लूरल, और यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। बात समझ में आई आपको। और अगर यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी तो प्लूरल ही आएगा। यहां पर आप थोड़े ना सिंगुलर यूज कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप प्लूरल को ही यूज करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, और भी अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके लिए, देखिए ऐसा ही एग्जांपल है एक, द जूरी हैज या हैव, द जूरी हैज या हैव decided, or you can say the jury has या have given, लिखें आप यहाँ पर given its या their decision। तो क्या लिखा मैंने, decision। अब देखिए क्या लिखा मैंने, the jury has have given its या their decision। अब फिर आप वैसे ही बनाइए, एक जूरी को बनाइए, इसमें ये अलग अलग जजेस यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जो हमारा डिसीजन आएगा, क्या वो एक जज का डिसीजन माना जाता है जूरी के अंदर? नहीं, एक जज का या दो जज का डिसीजन नहीं माना जाता, वो पूरी जूरी मिलकर के डिसीजन देती है और वही माना जाता है, उसी डिसीजन को माना जाता है। तो जूरी ने जो डिसीजन दिया है, अब वो डिसीजन तो पूरे के पूरे सबने मिलकर के एक डिसीजन दिया, एक कोई डिसीजन दिया, तो एक डिसीजन दिया तो इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर हम इसके साथ में हैज को यूज करेंगे, तो द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। तो ये यहां पर ऐसे बोलना बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं इसके साथ में आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ताकि चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको। लेट्स सी दिस वन मोर एग्जांपल। देखिए एग्जाम्पल से चीजें आपको क्लियर होंगी, एग्जाम्पल से चीजें आपको सारी की सारी समझ में आएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, एंड आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ठीक है, देखिए एक मैंने लिखा, द क्लास इज या आर रेडी टू गिव इट्स या देयर एग्जाम। अब बताइए मुझे क्या आएगा, द क्लास इज या आर रेडी टू गिव इट्स या देयर एग्जाम। ये चीज आपको समझनी है और इसका आंसर आपने मुझे बताना है। इसी को इन्हीं एग्जाम्पल के, अगर आपने इन्हीं एग्जाम्पल को अच्छे से समझा है तो ये एग्जाम्पल भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपको पता है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर बात कर रहे हैं हम एग्जाम देने की। एग्जाम को कौन देता है? एग्जाम को क्लास देती है।
या एग्जाम को देने के लिए क्लास में जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं वो देते हैं? बताइए मुझे। तो क्लास तो एग्जाम नहीं देगी भाई, एग्जाम देने का काम तो स्टूडेंट्स करेंगे। और स्टूडेंट्स तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो क्लास है तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, प्लूरल हैं। भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो तो प्लूरल हैं, क्योंकि एक तो स्टूडेंट वहां बैठा नहीं है, एक बच्चे से तो क्लास बनती नहीं है। तो जैसे हमने पहले बताया था द नेम ऑफ द कलेक्शन, वो कलेक्शन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो सारे सारे क्या बन गए, प्लूरल बन गए। अब प्लूरल बने तो द क्लास आर रेडी टू गिव इट्स या देयर, तो ये लिखने दोनों गलत हो जाएंगे और ये रहेगा बिल्कुल सही आंसर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर्स। तो यही बात हमें समझनी है कि किस तरीके से वो सेम एक हमारा कलेक्टिव नाउन कभी तो वो फंक्शन करता है कैसे, सिंगुलर की तरह, और कभी वो फंक्शन करता है प्लूरल की तरह। तो यही चीज हमें यहां पर समझनी है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अंडरस्टूड दिस। फिर भी मैं एक और पॉइंट आपको बताऊंगा, एक और पॉइंट आप डिस्कस करें, ठीक है। एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करें। चलिए देखिए एक और एग्जांपल है इसी में, बिल्कुल सेम एग्जांपल, बहुत बड़े एग्जांपल। देखिए द जूरी was या वर requested to have its या their seats। बताइए क्या आना चाहिए, द jury was या वर requested to have its या their seats, क्या आना चाहिए बता दीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, बहुत आसान है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। द जूरी वॉज या वर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स या देयर सीट्स, इट्स या देयर, वॉज या वर, क्या आएगा। अब देखिए बात है बैठने की। अब वो वहां पर जी जूरी जाकर के बैठेगी या इसके अंदर जो जजेस हैं अलग अलग वो जजेस जाकर बैठेंगे। तो जजेस जाकर बैठेंगे ना भाई, जजेस अपनी अलग अलग सीट पे ही तो जाकर के बैठेंगे, या सारे के सारे जज एक जूरी बनाई और एक जगह पर एक ही सीट पे बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। तो क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो जजेस हैं वो जाएंगे और अपनी अलग अलग सीट्स पर बैठ जाएंगे। तो अलग अलग सीट्स पर बैठ जाएंगे तो फिर वो प्लूरल की तरफ फंक्शन करेगा। तो प्लूरल की तरफ फंक्शन करेगा तो हमें पता है, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमें पता है कि क्या आना चाहिए। तो प्लूरल में वोज तो आ नहीं सकता क्योंकि प्लूरल तो है नहीं ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यही तो प्लूरल है। और ये क्यों आ गया वर, क्योंकि भाई जो सीट्स पे बैठने की बात हो रही है तो वो सब अलग अलग जगह बैठेंगे तो वो प्लूरल बन जाएंगे। तो प्लूरल की तरफ को ट्रीट किया जा रहा है, तो इस जूरी को एज ए प्लूरल ट्रीट किया जा रहा है, तो इसलिए वर आ गया। तो रिक्वेस्टेड टू हैव, इट्स तो आ नहीं सकता क्योंकि एक पे तो बैठेगा नहीं, एक तो बैठेगा नहीं, तो देयर सीट्स सही रहेगा। तो देयर वहां पर यूज किया जाएगा, ये पॉइंट है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, एंड वी होप के वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स। हम बिल्कुल ट्राई के हम सॉल्व करेंगे, लाइक वी विल गिव द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट। चलिए तो ये था कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल है जो मैं आपको बता देता हूँ, और चलिए तो एक एग्जांपल और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज द इजीएस्ट एग्जांपल। देखिए एक एग्जांपल है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज या आर रेडी टू get all the facilities for itself या themselves, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपने बताना है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स is या are requested to get all the facilities for itself या themselves। ये एक एग्जांपल है, इजी है, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो चीज़ों को समझ गए होंगे और फटाक से इतने आपने इनका आंसर भी
दे दिया होगा। तो आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पर बात है फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटीज को कौन अवेल करने वाला है? फैसिलिटीज को अवेल करने वाला है कौन? फैसिलिटीज को अवेल करने वाला है बोर्ड या डायरेक्टर्स। तो आप बोलेंगे सर फैसिलिटीज को अवेल तो डायरेक्टर्स करेंगे, तो डायरेक्टर्स करेंगे तो बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स एक नहीं है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लूरल है, और प्लूरल हुआ तो यहाँ पर आर आ जाएगा, हमें पता है इस बात का। और आर आ गया तो फिर यहाँ पर भी हम इटसेल्फ नहीं यूज कर सकते, तो हम यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे? देमसेल्व्स यूज करेंगे। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया। अब बताइए क्या इस पॉइंट में, क्या इस लास्ट वाले एग्जांपल में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके से एक कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे और कैसे उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, तो हम इस पॉइंट को समझ चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर देता हूं। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं ये वाला, मैं यहां से इसको अगर हटा दूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहां से हटा देता हूं तो फिर क्या आएगा? अब मुझे बताइए, अगर मैंने इस वाले पॉइंट को यहां से हटा दिया, द बोर्ड इज या आर रेडी टू गेट ऑल द फैसिलिटीज फॉर इटसेल्फ या देमसेल्व्स, तो अब क्या आएगा? अब मुझे बताइए, अगर मैं इस वाले को यहां से इस वाले हिस्से को हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो फिर क्या आना चाहिए? ये आप मुझे बताएंगे। चलिए बताइए क्या आएगा। तो अब इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, पहले आप सोचिएगा कि क्या आंसर हो सकता है, सोचिएगा पहले इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है? फिर हम बात करने वाले हैं इसके सही आंसर के बारे में। तो देखिए अब भाई बोर्ड किसका होता है? बोर्ड तो डायरेक्टर्स का ही बनता है भाई, डायरेक्टर्स मिलके ही बोर्ड बनता है, अंडरस्टूड है। अब यहां पर हम डायरेक्टर्स लिखें या ना लिखें, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अब मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने लिखा द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं ये ऑफ स्टूडेंट्स लिखूं या ना लिखूं, भाई क्लास का मतलब तो वही की है, सेम ही है। हमें समझ में तो आ गया कि क्या है इसका मतलब, क्लास तो स्टूडेंट से ही बनती है, तो बोर्ड तो डायरेक्टर से ही बनता है, तो जो फैसिलिटीज जो अवेल करेगा, जो उनको लेगा, वो तो भाई बोर्ड यानी कि डायरेक्टर्स ही तो लेंगे। तो अंडरस्टूड है, इसके लिखने या ना लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बातें वही रहेगी, सेम रहेंगी, सेम ही आंसर रहेगा। द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू गेट ऑल द फैसिलिटीज फॉर देमसेल्व्स एंड दैट विल बी द राइट आंसर। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई नो दैट यू गाइज आर रियली वेरी नाइस एंड यू, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। तो ये पॉइंट है। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आगे हम रेगुलर क्लासेस को रखेंगे, हर रोज हम अपनी क्लासेस को अपलोड करेंगे और यू विल बी एबल टू गेट दीज क्लासेस रेगुलरली, ओके? तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार आप पीछे का जो भी हमने पढ़ा है आज तक, वो सारा आप रिवाइज कर लीजिएगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो लास्ट में यही कहूंगा कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एंड इन्हीं शब्दों के साथ में आई एम गोना लीव द क्लास। सो बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।